ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, हमें कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर देखना है यहाँ पे, जैसे कि कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर, कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर, तीसरा प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, चौथा मर्क्यूरी थर्मामीटर, पांचवा टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, ये वाला इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा इस पे, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। और जेई में इसको मतलब टेम्परेचर नापने के लिए बोला भी जा सकता है इसमें, और थोड़ा सा ये आपको कंसेप्चुअली भी क्वेश्चन आ सकते हैं जेडबलई में, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें पायरोमीटर वाले पार्ट में, ध्यान रखना। जैसे कि ये थर्मामीटर में अगेन हम लोग किस चीज़ को बेसिस बना के टेम्परेचर नापते हैं, हमें मालूम है टेम्परेचर के बदलने के साथ साथ बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ में या फिजिकल चेंजेस आते हैं किसी भी मैटर में, उसका प्रेशर बदलता है, उसका वॉल्यूम बदलता है, इवन उसका रेजिस्टेंस भी बदलता है ना। बोले जैसे वो आपका करंट कैरिंग वायर है, उसमें से वायर में से करंट जा रहा है, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर है और वायर में से क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। अब हर वायर क्या करता है, कहीं ना कहीं करंट के फ्लो को थोड़ा बहुत अपोज करता ही है, हर वायर है ना करंट के फ्लो को थोड़ा बहुत क्या करता है, अपोज करता ही है, उसको कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। अब इमेजिन ये कर लीजिए आप कि मैंने आपका रूम का टेम्परेचर बढ़ा दिया, रूम का टेम्परेचर मैंने बढ़ा दी, तो रूम टेम्परेचर बढ़ाने के साथ मैं क्या देखता हूँ, अब करंट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, यानी कि वो वायर अब आपको क्या कर रहा है, ज़्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि रेजिस्टेंस भी बदलता है टेम्परेचर के साथ साथ, तो ऑन दैट बेसिस हम लोग ने अलग अलग टाइप के यहाँ पर थर्मामीटर्स बनाए हैं, है ना। तो मैं यहाँ कुछ ऐसा लिखूंगा, एज वी नो many physical quantities changes with temperature, such as pressure, volume, resistance, changes with temperature for any object, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ये चीज़ें लगातार बदलते रहती है ना। अब ऐसा है, लेट कैपिटल X बी द थर्मोमेट्रिक वैल्यू of any physical quantity। थर्मोमेट्रिक वैल्यू मतलब टेम्परेचर के बेसिस पे जो भी वैल्यू होगी, जैसे कि अब मान लो कि मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, है ना, ये x बोले तो क्या हो सकता है, कोई भी थर्मोमेट्रिक वैल्यू हो सकती है, मतलब ये वॉल्यूम भी हो सकता है, ये प्रेशर भी हो सकता है, ये रेजिस्टेंस भी हो सकता है एट अलग अलग टेम्परेचर पे। और अगर मैं बोलूँगा x0, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्मोमेट्रिक वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा ठीक है, x100 क्या हो जाएगा,
थर्मोमेट्रिक वैल्यू एट 100 डिग्री सेल्सियस, और एक्स टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्मोमेट्रिक वैल्यू एट टी डिग्री सेल्सियस। अगेन मैं कह रहा हूं थर्मोमेट्रिक वैल्यू मतलब ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, ये प्रेशर हो सकता है, ये वॉल्यूम हो सकता है, ये रेजिस्टेंस हो सकता है। ये इधर का लिस्ट हो गया, लिस्ट हो गया। Then temperature can be obtained by, तो टेम्परेचर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, एक्स टी माइनस एक्स ज़ीरो अपॉन एक्स 100 माइनस एक्स ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय 100 डिग्री सेल्सियस, मल्टीप्लाई बाय 100 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं वॉल्यूम को आधार बना रहा हूं टेम्परेचर नापने के लिए, है ना, वॉल्यूम बदलेगा तो उसके हिसाब से कितना टेम्परेचर आएगा मैं वो कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो वॉल्यूम एट टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस माइनस वॉल्यूम एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। ये फॉर्मूले में आप वैल्यू डालेंगे, है ना। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे कोई ऑब्जेक्ट है ना, और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम मान लो कितना है, V0 है। 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम क्या है, V0 है ना। और अगर मैंने टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया होता, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया होता, तब वॉल्यूम कितना होता, V100। मुझे पता लगाना है, मान लो अभी जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस है, तो इस टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस पे या फिर मुझे टेम्परेचर नापना है कि भाई मान लो कि वॉल्यूम जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता तो वॉल्यूम इतना होता, जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता तो वॉल्यूम इतना होता, है ना। अब मैं देख रहा हूँ कि भैया टेम्परेचर ना ही 0 डिग्री सेल्सियस है ना ही 100 डिग्री सेल्सियस है, कुछ तो भी है 30-40 के आसपास लग रहा है मुझे, मगर एग्जैक्ट वैल्यू क्या पता लगाओ। तो वो टेम्परेचर कैसे पता लगाऊंगा, मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है अभी ये बता, अभी फिलहाल इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है अभी फिलहाल। तो आप बोलेंगे सर अभी इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम VT है ना। अच्छा अगर 0 डिग्री सेल्सियस होता तब उसका वॉल्यूम क्या होता, तो बोले V0। अच्छा 100 डिग्री सेल्सियस होता तब उसका वॉल्यूम क्या होता, V100, है ना। अगेन 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम क्या होता, V0 मल्टीप्लाई बाय 100 करो। ये फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू डाल दो और आपको क्या मिल जाएगा, अभी का फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा कि अभी फिलहाल टेम्परेचर क्या है, आपको ये पता चल जाएगा। आया समझे आपको। अब बस इसी चीज़ को बार बार बदलना है, इसी चीज़ को बार बार बदलना है। अब अगर मैं प्रेशर वाला थर्मामीटर यूज़ करूंगा तो यहाँ V की जगह क्या आएगा, वॉल्यूम की जगह क्या आएगा, प्रेशर आएगा। अगर रेजिस्टेंस वाला थर्मामीटर यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ वॉल्यूम की जगह या प्रेशर की जगह क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा, है ना। चलो वही देखते हैं हम लोग, पहले इतना लिख लो आप। तो सबसे पहला कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर सबसे पहला। If in a thermometer volume of gas remains constant, मान लो किसी थर्मामीटर में वॉल्यूम ऑफ गैस रिमेन कांस्टेंट, देन इट्स प्रेशर, तब उसका क्या बदलेगा, प्रेशर विल वैरी यानी बदलेगा, चेंज होगा विथ टेम्परेचर। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम यानी वॉल्यूम बदलने वाला नहीं है। जैसे मैं इमेजिन कर लो कि भैया तुम गैस का सिलेंडर तुम्हारे घर में आया हुआ है ना, उसके अंदर गैस भरी हुई है। अब तुमने क्या करे, उस गैस के सिलेंडर को किसी चूल्हे पे रख दिया,
है ना, एकदम नीचे से आग लगाना चालू कर दिया भाई, मालूम है थोड़ी देर के बाद ज़बरदस्त धमाके से फटेगा। तो बोले ऐसा क्यों फटा, क्यों कि भैया आपका वॉल्यूम तो बढ़ नहीं सकता, गैस क्या कर रही है, अंदर से फैलने की कोशिश कर रही है ना, मगर उसको फैलने के लिए जगह नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना, और प्रेशर बढ़ जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो पूरा सिलेंडर को, लोहे के सिलेंडर को फाड़ के बाहर निकल जाएगा। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर में जहाँ वॉल्यूम बढ़ने की जगह नहीं है तो क्या बढ़ने वाला है, फिर प्रेशर बढ़ेगा। और वही बोला है कि यहाँ पर कि इस प्रेशर विल वेरी विथ टेम्परेचर। तो अगर ऐसा है कि प्रेशर बदलने वाला है टेम्परेचर के साथ, तो मैं क्यों ना प्रेशर को बेसिस बनाऊँ अपने को टेम्परेचर को नापने का। तो फिर मैं बोलूँगा देयरफॉर टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो टेम्परेचर को कैसे नापा जा सकता है, T इज इक्वल्स टू प्रेशर एट T डिग्री सेल्सियस माइनस प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस माइनस प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को नाप सकते हैं। आया समझ में, है ना। जैसे मैंने कहा था कि भैया यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या बदलेगा, प्रेशर बदलेगा, है ना। और प्रेशर बदलने की वजह से यही वाला फार्मूला है। और इस एक्स में कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी डाल सकते हैं आप, प्रेशर भी डाल सकते हैं, वॉल्यूम भी डाल सकते हैं, है ना, रेजिस्टेंस भी डाल सकते हैं। सेकेंड, कांस्टेंट प्रेशर thermometer। If in a thermometer pressure of a gas remains constant, अगर किसी थर्मामीटर में प्रेशर जो है गैस की वो कांस्टेंट है, देन इट्स वॉल्यूम विल चेंज विथ टेम्परेचर। तब उसका वॉल्यूम बदलेगा टेम्परेचर के साथ। देयरफॉर टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड एज। इसी कारण से टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, T इक्वल्स टू VT माइनस V0 अपॉन V100 माइनस V0 मल्टीप्लाई बाय 100 डिग्री सेल्सियस। ये फॉर्मूले से आप टेम्परेचर नाप सकते हो। अब प्रेशर की जगह सुहा बातों में है ना। अब ये फॉर्मूले से आप टेम्परेचर नाप सकते हो ऑब्जर्विंग द वॉल्यूम चेंज, VT माइनस V0 अपॉन V100 माइनस V0, है ना। अब किसी गैस, आप ऐसा इमेजिन करो कि ये एक कंटेनर है, उसके ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, मूवेबल, ऊपर नीचे हो सकता, अंदर भरी हुई है गैस। आप क्या करें, नीचे से उसको लगा दिया आग, हीट वो जा रही डायरेक्ट, लगातार गैस क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा। अब वो अपने आप को फैलाने की कोशिश करेगा, तो ऊपर का पिस्टन जो एकदम स्मूथ है तो ये आराम से फैलेगा। अगर ये आराम से फैलेगा तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा, फिर प्रेशर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो वही बोला भैया कि अगर मैंने एक ऐसा थर्मामीटर बनाया जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो ऑन दैट बेसिस आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को बेसिस बना सकते हैं टेम्परेचर नापने का, कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर। प्लैटिनम रेजिस्टेंस ऑफ थर्मामीटर। अब ये प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर has been
considered the basis of measurement of temperature. Then temperature can be calculated as, तो टेम्परेचर को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? T इक्वल्स टू आर टी माइनस आर ओ, R100 माइनस आर ओ मल्टीप्लाई बाय 100 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस माइनस रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस माइनस रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 100। इधर का हो गया, तो मैं यही ले लेता हूँ। मर्क्यूरी थर्मामीटर, मर्क्यूरी थर्मामीटर इन दिस थर्मामीटर, इस थर्मामीटर में लेंथ ऑफ mercury column is considered from a fixed point is considered as thermometric value. Therefore, T equals to LT minus L0, L100 minus L0 multiply by 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब सिंपल सा जो अपन जो यूज़ करते हैं उसकी बात कर रहा है वो, कि हमने देखा मर्क्यूरी थर्मामीटर में ऐसा होता है, जैसा कि अगर मर्क्यूरी थर्मामीटर को मैं बनाऊंगा, वो नीचे बल्ब होता है और ये ट्यूब होता है। अपन ने पहले भी डिस्कस किए, इसको एरिया वाइज आगे फैलने की जगह तो नहीं है, तो वो कहाँ फैलेगा, फिर लेंथ वाइज आपका आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ ये फिक्स पॉइंट से इसकी लेंथ कैलकुलेट करके बताता हूँ कि भैया कि टेम्परेचर कितना है। तो T डिग्री सेल्सियस पे लेंथ, 0 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ, 100 पे 0 पे मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया मर्क्यूरी थर्मामीटर। चलिए हुआ। हो गया। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, अब जस्ट आप ये सोचो, हमारे
गैलेक्सी में मौजूद सन या अदर प्लैनेट्स, प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट जो भी है, हम यहाँ अर्थ पे बैठे बैठे उसका टेम्परेचर कैसे बता पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सन का, ऐसा तो नहीं हुआ कि नासा वाले ने या इसरो वालों ने क्या करे, थर्मामीटर लेके गए एक बड़ा सा और सन को यूँ लगा कर देखे तो उसका टेम्परेचर क्या है ना। ऐसा हुआ कि कभी नहीं, मगर वही ज़मीन पे खड़े खड़े वो यहीं पे बैठे बैठे पता लगाते हैं कि भैया उस सन का टेम्परेचर कैसे है। तो ये है जो एक कंसेप्ट है जो रेडिएशन से रिलेटेड है ना। ये एक स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ करके आपको आएगा, इसी चैप्टर में आएगा। हीट ट्रांसफ़र का जो टॉपिक है उसमें रेडिएशन नाम का एक टॉपिक आएगा, तो वहाँ पर आप स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टीफन लॉ बोलते हैं जनरली, तो वहाँ पे आप एक फार्मूला देखेंगे। एक वो फार्मूला आता है Q/AT इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T⁴ को, यानी 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर किसी तरह से मैं ये कैलकुलेट कर पाऊँ, Q/AT को मैं कैलकुलेट कर पाऊँ किसी तरह से, तो मैं क्या पता लगा सकता हूँ, टेम्परेचर पता लगा सकता हूँ, है ना। तो असल में होता क्या है, यही होता है कि वहाँ पर से आने वाला जो हीट रेडिएशन होता है, जो सन से हीट रेडिएशन आ रहा है, तो उस हीट रेडिएशन का ये हीट की वैल्यू को पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया आप कैलकुलेट करते हैं, और फिर एक स्टीफन्स कांस्टेंट आता है, सिग्मा बोलते हैं इसको, तो उसके बेसिस पे आप टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं। तो ये होता है बेसिस पायरोमीटर का। ये चीज़ डिटेल में आप थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे, मगर अभी बेसिक पार्ट तो उसको बताना ज़रूरी है। मगर पायरोमीटर के साथ एक प्रॉब्लम है, पायरोमीटर जो है ये सिर्फ वेरी हाई टेम्परेचर नापने के काम में आ सकता है। 800 डिग्री सेल्सियस के नीचे का कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई टेम्परेचर रेडिएट करता है, या टेम्परेचर है किसी बॉडी का 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे, तो वो उसका टेम्परेचर नहीं नाप पाएगा। 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर नहीं नाप पाता। हाँ, वो 800 से लेकर 3000 या 4000 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को नाप सकता है। इतने टेम्परेचर के लिए बना है पायरोमीटर, है ना। वो इस वजह से, क्योंकि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट 800 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है, तो वो इतनी ज़्यादा हीट रेडिएशन इमिट नहीं करता जितनी कि 800 डिग्री सेल्सियस के अबाव रेडिएट करता है। आई क्या बात समझे। तो चलो इसी के बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे, 2-3 लाइन। तो रेडिएशन pyrometer is used to measure very high temperature, ranging from 800 degrees Celsius to 4000 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स। ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस तक के अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड अ लॉट, इट ग्लोस ब्राइटली। इट ग्लोस ब्राइटली, वो एकदम ब्राइटली ग्लो करता है ना। जब लोहे को भी आप जब गर्म करते हैं तो एक वक्त आता है वो लाल लाल हो जाता है एकदम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा हीट करने पे वो क्या करता है, ग्लो ब्राइटली करता है एंड इमिट्स रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। If we are able to calculate amount of heat radiated per unit time per unit area, then
temperature can be calculated. Then temperature can be calculated. Since amount of heat emitted per unit time per unit area is directly proportional to fourth power of its absolute temperature. फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. अब देखो भाई यहाँ पे फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इधर ध्यान दो. फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना. मैंने ये वर्ड क्या लिखा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर. इसका मतलब क्या? टेम्परेचर कौन सी स्केल में होना चाहिए? केल्विन स्केल. ये वर्ड ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि वैल्यू आपको जब कोई प्रॉब्लम देता है ना सॉल्व करने के लिए, वो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ रहता है. कई लोग नालायक क्या करते हैं, उसको वही वैल्यू वैसी ही वैल्यू डालकर सॉल्व कर लेते हैं. वो ऑप्शन भी मौजूद रहता है ना. मैं बोलते आ गया आंसर है ना, बट ऐसा नहीं रहता है ना. उसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करो अगर वो ज़रूरी है. जैसे इसमें एब्सोल्यूट स्केल में है तो उसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करके सॉल्व करो. आई बात समझ? मैथमेटिकली मैं इसको ऐसा लिखूँगा, Q/80 इज सिग्मा का डायरेक्टली अभी का सिर्फ इतना लिखता हूँ, T⁴. पायरोमीटर is not useful to calculate temperature below 800 डिग्री सेल्सियस है ना. पायरोमीटर जो है 800 डिग्री सेल्सियस के नीचे कैलकुलेट करने के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है. सिंस below this temperature emission of radiation, क्योंकि इस टेम्परेचर के नीचे एमिशन ऑफ रेडिएशन इज वेरी पुअर. रेडिएशन बहुत अच्छे से या बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है इसी वजह से. एमिटेड यार मेरी इतनी अच्छी हैंड राइटिंग तुम लोगों को समझ में नहीं आती. असल में तुमको आदत नहीं होंगी ऐसी इतनी हैंड राइटिंग देखने की, है ना. हुआ? थर्ड पॉइंट, हाँ उसी से मैं कंटिन्यू है. इधर का हो गया राइट साइड का.
पूरा हो गया, बहुत अच्छी बात है। रूमर्स स्केल, रूमर्स स्केल, ठीक है। अब ये एक बहुत ही विचित्र किस्म का स्केल डिज़ाइन किया गया था, बहुत पहले डिज़ाइन किया था 1730 में, है ना। तो दिस स्केल वाज डिज़ाइन इन 1730। इसमें वाटर को ही बेसिस बनाया गया, जैसा कि मर्क्यूरी थर्मामीटर में मर्क्यूरी होता है ना, और आपके फ़ारेनहाइट स्केल में ब्राइन होता है। यहाँ पर वाटर को बेसिस बनाया गया, मगर ऐसा है कि इट्स लोअर फिक्स पॉइंट, इट्स लोअर फिक्स पॉइंट यानी कि दैट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री आर। तो इसका लोअर फिक्स पॉइंट जो है वो आइस का मेल्टिंग पॉइंट माना गया, है ना। जैसे कि लोअर फिक्स पॉइंट अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस सेल्सियस स्केल में बोले तो क्या आता, 0 डिग्री सेल्सियस। लोअर फिक्स पॉइंट यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन फ़ारेनहाइट स्केल पे बोले तो कितना था, 32 डिग्री सेल्सियस। लोअर फिक्स पॉइंट यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस केल्विन स्केल में बोला जाए तो कितना था, 273.15 डिग्री सेल्सियस। तो वैसे लोअर फिक्स पॉइंट दैट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इस स्केल में कितना है, 0 डिग्री आर, है ना। एंड अपर फिक्स पॉइंट is that is boiling point of water is 80 डिग्री आर। देखो ये 80 डिग्री आर है, 80 डिग्रीज आर। ये लोअर फिक्स पॉइंट कितना है, 0 डिग्री आर, और अपर फिक्स पॉइंट कितना है, 80 डिग्री आर, है ना। एंड this scale was divided into 80 equal divisions, each equal to 1 डिग्री आर। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल्सियस स्केल कितने डिविजन्स में बटा हुआ है, 100, मगर वहीं फ़ारेनहाइट स्केल कितने डिविजन्स हैं, 180 डिविजन्स में बटा हुआ है। आया समझे। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो रूमर्स स्केल होता है ये 80 डिविजन्स में बटा होता है ना। हेंस अब कन्वर्जन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हेंस कन्वर्जन कैन बी ऑब्टेन्ड एज मैं फिर से वही बेसिक फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाला हूँ। जैसे मान लो टेम्परेचर इन रूमर्स स्केल क्या होगा, -0 डिग्री आर अपॉन 80, वही ना, 80 - 0 होगा तो 80 होगा। टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल -0 डिग्री सेल्सियस अपॉन 100। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल -32 अपॉन 180। केल्विन का नहीं लिखते, जान दो। तो आपने क्या देखे कि वही कन्वर्जन अगर निकालना है, मुझे टेम्परेचर रूमर्स स्केल में निकालना है, अगर सेल्सियस स्केल में वैल्यू दी गई है और आपको रूमर्स स्केल में निकालना है तो फिर आप क्या करेंगे, TR -0 अपॉन 80 करेंगे, है ना। और ये TC -0 अपॉन 100, ये लिख लो। जेई वालों को ज़्यादा ध्यान देना इस पर, नीट वालों को थोड़ा सा हल्के हाथ से चलो। नीट में मुझे ऐसा लगता आया तो वैसे आने के चांसेस तो नहीं के बराबर, बट फिर भी अगर आप भी गया था तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछेगा।
हुआ? चलो, तकरीबन सारे प्रॉब्लम एक जैसे ही आते हैं इसमें, तो मैं एक ही को प्रॉब्लम लूँगा इस पर और आप ही बताएंगे इसका। बहुत आसान है क्योंकि a thermometer is graduated in millimeters. It registers -3 mm when the bulb of thermometer is in pure melting ice and 22 mm when the thermometer is in steam at a pressure of 1 atm. The temperature in degrees Celsius when the thermometer registers 13 mm is पहला ऑप्शन 16/25 मल्टीप्लाई बाय 100, दूसरा ऑप्शन 13/25 मल्टीप्लाई बाय 100, तीसरा ऑप्शन 16/22 मल्टीप्लाई बाय 100 और चौथा ऑप्शन 13/22 मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए पता लगाइए। लेंथ दिया है मर्क्यूरी कॉलम का, आपको लेंथ वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं, LT - L0 अपॉन L100 - L0। माइनस साइन के साथ डालना है आपको वैल्यू। 0 पर -3 है, 100 पर मेल्टिंग पॉइंट है ना, और स्टीम पॉइंट पर 100 पर मतलब 22 है, और आपको जिस टेम्परेचर पे निकालना है वो टेम्परेचर पर 13 mm है। बेसिक फार्मूला यूज़ कर डालो आप। क्या आएगा फॉर्मूला? LT माइनस L0 अपॉन L100 माइनस L0 मल्टीप्लाई बाय 100।
अब एल टी कितना है? एल टी 13, यस करेक्ट। माइनस L0 कितना है? -3। 100 पे कितना है? 22 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 13 माइनस क्या 3 क्या हो जाएगा? 16 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। आया समझ में? तो ये इस तरह से आएगा, दैट्स इट।